हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था रुधिर एवं रुधिर के कार्य, और आज अपना टॉपिक है रुधिर का संगठन। देखते हैं बच्चों, रुधिर का संगठन कैसे होता है। रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। बच्चों, रुधिर जो है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग ब्लड प्लाज्मा कहलाता है, जो कि लगभग 55% होता है, जो तरल अवस्था में होता है, और 45% भाग ठोस होता है, और जो कि रुधिर कणिकाएं होती हैं। देखें, रुधिर का संगठन बच्चों, इसका 45% 55% भाग कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, और 45% भाग ठोस होता है, ठोस अवस्था में होता है। रुधिर में 55% भाग तरल होता है, 45% भाग कैसा होता है? ठोस होता है, जो कि ये क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, और ये होता है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाती हैं बच्चों, ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाती हैं, रुधिर कणिकाएं हैं। इनको ब्लड सेल्स भी कहते हैं बच्चों, या इसको कहते हैं ब्लड सेल्स, रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स भी कहते हैं बच्चों इनको। इसको देखेंगे, 55% भाग जो ब्लड प्लाज्मा का होता है, इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें लगभग 90 से 92% जल पाया जाता है। 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर जल पाया जाता है। 6 से 7% प्रोटीन होता है, 6 से 7% प्रोटीन होता है। 0.9% बच्चों इसमें लवण होता है। 0.1% लगभग इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। बच्चों, इसके अंदर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं ये। बच्चों, इसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर स्कंदन पदार्थ होता है, स्कंदन पदार्थ, इसे कॉग्नैन कहते हैं, कॉग्नैन। एक प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन होता है। दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन,
फाइब्रिनोजेन होता है। इसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि स्कंदन पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं, स्कंदन का मतलब होता है जमना होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। बच्चों एक प्रति स्कंदन पदार्थ पाया जाता है, स्कंदन, प्रति स्कंदन पदार्थ पाया जाता है। इसको एंटीकॉगनेंट कहते हैं, एंटीकॉगनेंट कहते हैं। ये होता है हेपेरिन, हेपेरिन होता है, हेपेरिन, हेपेरिन होता है। बच्चों इसका कार्य होता है, ये प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं, और ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का बनने से रोकना, थक्का बनने से रोकना। हेपेरिन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनने से रोकना होता है, जबकि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने का कार्य होता है। बच्चों इस प्रकार से जो है ब्लड प्लाज्मा के जो है ये संगठन है, इस प्रकार की चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब इसको देख लेते हैं जरा, ब्लड प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। देखें इसके बारे में बच्चे, ये क्या करता है, जो अवशोषित खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोज पदार्थ होते हैं अवशोषित, और जो हार्मोन होते हैं उसको शरीर में इसका संवहन करना होता है। इसका मुख्य कार्य देखेंगे, इसका मुख्य कार्य पाचित भोजन तथा हार्मोन का संवहन शरीर में करना होता है, शरीर में करना होता है। और बच्चों क्या करता है, दूसरा कार्य इसका होता है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्लाज्मा यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, और यह घावों को भरता है, और यह घावों को भरता है। बच्चे ये जो प्लाज्मा होता है, इसी से जो है एक सीरम बनाया जाता है। सीरम क्या होता है जरा इसको देखेंगे। सीरम क्या होता है इसको देखेंगे। सीरम बच्चों, यदि हम ब्लड प्लाज्मा के अंदर से जो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है इसको निकालते हैं, तो शेष प्लाज्मा जो बचता है उसको सीरम कहा जाता है। यदि
प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल दें तो शेष बचा प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ये बच्चों प्लाज्मा का पूरा 55% जो संगठन होता है ब्लड के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं जो 45% जो रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनको जो है ब्लड सेल्स कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में देखें जरा। ब्लड सेल्स कितना 45% भाग था ये, और कैसा था बच्चों? ठोस था। 45% भाग कैसा था? ठोस था। और इसको क्या कहा जाता था? ब्लड सेल्स कहते थे। रुधिर ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाता है, या इसको अपन कहते हैं ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं कहते हैं इसको, या इसको क्या कहते हैं? रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बच्चों 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग आरबीसीज कहलाता है, आरबीसीज। दूसरा भाग डब्ल्यूबीसीज कहलाता है। तीसरा भाग ब्लड प्लेटलेट्स कहलाता है। ब्लड प्लेटलेट्स कहलाता है। इसको बिंबाणु कहा जाता है। इसको बच्चों एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाती है इंग्लिश में ये। डब्ल्यूबीसीज ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाते हैं। और इसको अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं बच्चों। और इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, या इसको दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो है दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं इसको बिंबाणु कहते हैं। और ये डब्ल्यूबीसीज है, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये आरबीसीज है, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। चलो देखते हैं इसको। चलिए बच्चों देखें। लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाती हैं बच्चों। ये इसको आरबीसीज कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका काम क्या है? आरबीसीज का निर्माण बच्चों बोन मैरो, इस अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए इसे लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसीज कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है। हेमेटिन एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण ये लाल कलर होता है बच्चों। आरबीसीज का प्रमुख कार्य O2 तथा CO2 का संवहन करना होता है। आरबीसीज का जो प्रमुख कार्य होता है O2 तथा CO2 का संवहन करना होता है। O2 को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना है, जहां पे ग्लूकोज के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है, और वहां से CO2 को लाकर फेफड़ों तक छोड़ देना होता है। मनुष्य के आरबीसीज सबसे छोटे आकार के होते हैं।
मनुष्य के अवशेष सबसे छोटे आकार की होती है तथा मनुष्य के अवशेष का आकार उभयातल होता है, वाई कनकेव होता है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अवशेष होता है मनुष्य का, जो सबसे छोटे आकार का होता है, इससे छोटा अवशेष कोई भी नहीं होता है बच्चों। मनुष्य के अवशेष में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, तो पक्की बात है कि इसमें अनऑक्सीशोषण होगा। देखें, मनुष्य के शरीर में अवशेष ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें अनऑक्सीशोषण होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य के अवशेष का जीवन काल लगभग 120 दिन, मीन्स 20 दिन से लेकर 120 दिन के बीच होता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 120 दिन के बाद, 120 दिन के पश्चात जो अवशेष होते हैं अपने कब्र में चले जाते हैं, मीन्स स्प्लीन, प्लीहा में चले जाते हैं। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? अवशेष का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेष का कब्रगाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा जो स्प्लीन होता है बच्चों, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। एक स्वस्थ पुरुष में अवशेष की संख्या कितनी होती है? लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। कितना? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। और वही एक स्वस्थ महिला में अवशेष की संख्या 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है बच्चों। अवशेष की कमी के कारण होने वाला जो रोग होता है बच्चों, इसको एरिथ्रोपीनिया कहते हैं या एनीमिया भी कहते हैं। इसको जॉन्डिस भी जो है इसकी कमी के कारण होता है। जब अवशेष की कमी हो जाती है बच्चों, तो एरिथ्रोपीनिया नाम का रोग होता है। इसको एनीमिया भी कहते हैं। इसको जॉन्डिस भी एक रोग होता है इसकी कमी के कारण। अगर अवशेष की अधिकता हो जाए तो पॉलीसिथेमिया कहलाता है ये रोग। ये पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और वो कहते हैं 33% की वृद्धि, 33% वृद्धि O2 की कमी से होता है। मतलब अवशेष में 33% की लगभग वृद्धि हो जाती है O2 की कमी के कारण। ठीक है ना? देखें, नोट देखेंगे इसमें। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक क्या कहलाता है? जो आयरन कंपाउंड होता है, इसको हेमेटिन कहते हैं बच्चों। हेमेटिन पाया जाता है, जो आयरन, इसका जो कंपाउंड आयरन यौगिक होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हेमेटिन कहलाता है। वह यंत्र जिसकी सहायता से अवशेष की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं बच्चों। हीमोसाइटोमीटर से हम अवशेष की गणना करते हैं। ठीक है, ये अवशेष के बारे में हो गया बच्चों। ये क्या है? अवशेष के बारे में हो गया। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं बच्चों, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कार्य देख लीजिए। फंक्शन ऑफ अवशेष का क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका सेल में O2 को पहुंचाने का काम होता है इनको, और वहां से CO2 को वापस लाने का कार्य अवशेष करता है बच्चों। प्रोटीन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल अवशेष के निर्माण में सहायक हैं। ये सारी चीजें जो विटामिन हैं और प्रोटीन है, विटामिन B12 होता है, फोलिक अम्ल होता है, ये अवशेष के निर्माण में सहायता करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं बच्चों। ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाती हैं, WBCs कहते हैं उसको। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी होता है बच्चों। क्या होता है? रक्त में WBCs की संख्या सबसे कम होती है बच्चों। रक्त में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, इनकी संख्या जो है सबसे कम होती है आकार में, जबकि सबसे बड़ी कौन होती है? WBCs ही सबसे बड़ी होती है आकार के। और मोनोसाइट्स जो होता है बच्चों, सबसे बड़े आकार का WBCs कहलाता है। मोनोसाइट्स, WBCs के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मोनोसाइट्स होता है वो सबसे बड़े आकार का WBCs होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसका? WBCs का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कभी कभी लिवर, यकृत तथा स्प्लीन, प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है, तथा ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। WBCs की मृत्यु कहाँ हो जाती है? ब्लड में ही हो जाती है बच्चों।
ठीक है ना। जबकि जो है आरबीसीज की मृत्यु कहाँ होती थी, प्लीहा में, स्प्लीन में होती थी, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता था, आरबीसीज का कब्रगाह कहा जाता था। इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसीज केवल और केवल 2 से 4 दिन तक ही रहता है, इसके बाद ब्लड में इसकी मृत्यु खत्म हो जाता है। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का यदि अनुपात आपसे कहा जाए तो बच्चों ये अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1 अनुपात होता है बच्चों। किसका, आरबीसीज का और डब्ल्यूबीसीज का। मतलब सोचिए कितना गुना होता है, 600 गुना ज्यादा होता है आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज से। एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसीज की संख्या कितनी होती है बच्चों, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। आगे देखेंगे। अब डब्ल्यूबीसीज के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को एलर्जी से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करके हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, इसको मजबूत करता है। कौन, डब्ल्यूबीसीज करता है बच्चों। डब्ल्यूबीसीज को शरीर का रक्षक कहा जाता है, इसको बॉडी गार्ड कहा जाता है शरीर का। किसको, डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसीज का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणकाओं का बना होता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे बना होता है, न्यूट्रोफिल्स कणकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणकाएं क्या करती हैं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण कर देती हैं, इनको मार देती हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसीज का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है, न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है। आगे देखें, डब्ल्यूबीसीज की यदि कमी हो जाए बच्चों तो कौन सा रोग हो जाता है, इसको कहेंगे हम ल्यूकोपीनिया हो जाता है बच्चों। जब डब्ल्यूबीसीज की कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। और डब्ल्यूबीसीज की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, ल्यूकोसिथेमिया कहते हैं इसको। जब डब्ल्यूबीसीज की जो है क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं ल्यूकोसिथेमिया कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, डब्ल्यूबीसीज की संख्या में यदि अनियंत्रित वृद्धि हो जाए बच्चों, बहुत अधिक मात्रा में जो डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाता है तो देखिए क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया कहते हैं बच्चों इसको। ल्यूकीमिया इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। तो सोचिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बच्चों बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर इनकी मात्रा अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है तो कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, ल्यूकीमिया कहते हैं, इसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। आगे देखें, अगला है बच्चों बिंबाणु, इसको रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इसको ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये देखिए रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। रुधिर में बच्चों 2 से 5 लाख की संख्या इनकी होना चाहिए, नॉर्मल होता है रेंज प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में, जो मनुष्य होते हैं और स्तनधारी होते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हीं में जो है ये ब्लड में पाया जाता है बच्चों। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, किसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका निर्माण कहाँ होता है बच्चों, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है तथा इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है बच्चों, प्लीहा में हो जाती है। इनकी मृत्यु भी प्लीहा में, स्प्लीन में हो जाती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य इधर लिख देते हैं, कार्य, मुख्य कार्य। इसका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। या प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का बनाना होता है तथा इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है जो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। अभी मैंने बताया था आपको प्लेटलेट्स की कमी से रोग बच्चों, एक चिकुनगुनिया हो जाता है, डेंगू ज्वर हो जाता है। किसकी कमी के कारण, प्लेटलेट्स की कमी के कारण चिकुनगुनिया और डेंगू ज्वर हो जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रुधिर का थक्का बनाने वाले आवश्यक पदार्थ। रुधिर का थक्का जो बनता है उसके लिए कौन कौन से पदार्थों की हमको आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले देखें प्रोटीन्स या एंजाइम। प्रोटीन्स एंजाइम एक ही बात होती है।
प्रोटीन्स एंजाइम कहोगे प्रोथ्राम्बिन की आवश्यकता होती है, और फाइब्रिनोजेन। यदि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोटीन कौन सा है, कहोगे प्रोटीन, प्रोथ्राम्बिन या फाइब्रिनोजेन। ये ज्यादा आवश्यक होता है बच्चों, ये ज्यादा आवश्यक है, ये ज्यादा आवश्यक है। विटामिन कहोगे कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी रक्त का थक्का बनाने के लिए, कहोगे विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, ये रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है। अगर कहेंगे तत्व, आयन या धातु, खनिज, तो कहोगे कैल्शियम ही होता है बच्चों। धातु तत्व कहोगे तो कैल्शियम, धातु कहोगे तो कैल्शियम, आयन कहोगे तो कैल्शियम प्लस प्लस 2 आयन होते हैं इस पर, खनिज भी कैल्शियम ही होता है। अवधि कितनी होती है बच्चों इसकी, 2 से 8 मिनट के बीच रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये रक्त का थक्का बनाने के आवश्यक पदार्थ हैं। प्रोटीन्स कौन सा होता है, विटामिन कौन सा होता है, तत्व कौन सा होता है, आयन कौन सा होता है, धातु कौन सी होती है, अवधि कितनी, 2 से 8 मिनट तक लगते हैं लगभग रक्त का थक्का बनाने में। बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।